स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी HAP की बुक का 11th चैप्टर, जिसका टाइटल है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक्चुअली हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो पूरे के पूरे हमारी बॉडी को कंट्रोल किए हुए होता है। इसको अक्सर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS के नाम से भी बुलाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, या जितनी भी हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन हो रहा है, वो सब को ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो हमारा नर्वस सिस्टम है कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, या इसके अलावा और भी जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ इन सभी सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी रखता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब ये होता है कि आप एक ही टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनमें उनके काम बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो इसी कारण, क्योंकि इतना सारा कुछ इसे देखना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत एक कठिन तरीके का या कॉम्प्लिकेटेड तरीके का फंक्शनलिटीज़ वाला ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारी बायोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको कंट्रोल किए हुए हैं। अब एक चीज़ आती है कि जो हमारा ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो पूरी दुनिया में, या ये कह सकते हैं कि यह पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे अधिक डेवलप हो चुका है। इसीलिए आज के युग में यानी आधुनिक युग में इंसान को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड या सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्राणी माना जाता है। इसके बाद आता है कि इसकी फंक्शनलिटीज़ क्या क्या हैं, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली यहाँ पर इम्पोर्टेंस आना चाहिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसकी दो मेन इम्पोर्टेंस लिखी हुई हैं हमने बोर्ड पर। पहली है एटमॉस्फेरिक एडाप्टेशन। एटमॉस्फेरिक एडाप्टेशन का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर में होने वाले, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या सीजनल चेंज हो, उन सब में उसके हिसाब से हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर देता है या बॉडी को अनुकूल बना देता है, ताकि वो उस मौसम को सह पाने का यानी झेल पाने का के लायक बन जाए। इसके अलावा जो हमारी सर्कमस्टेंशियल एडाप्टेशन होती है, वो उसमें भी काफ़ी हद तक हमारे CNS का रोल रहता है। सर्कमस्टेंशियल एडाप्टेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो आसपास का लोग हैं या आपकी आसपास की जो परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से आप क्या जजमेंट लेते हैं। कोई झगड़ा हो गया है आपका, उसमें आप क्या जजमेंट ले रहे हैं अचानक में, या जो भी चीज़ें आपके व्यवहार से रिलेटेड हैं, उन सब में भी CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट चीज़ आती है रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु हमारी तरफ अचानक से आती है तो हम उससे बच जाते हैं। जैसे सपोज़ मेरे सामने से कोई अचानक से पत्थर फेंकता है सामने से, और मैं उससे बचने के लिए अपना सिर हटा लेता हूँ। तो ये सिर हटाना रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आता है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, अक्सर फील्डर्स जो हैं बहुत अच्छे अच्छे कैच पकड़ लेते हैं, तो वो उनकी रिफ्लेक्स एक्शंस के बेस पर ही ये कर पाते हैं। तो जिसकी रिफ्लेक्स एक्शंस ज़्यादा हैं, इसका मतलब उनका जो CNS है वो अधिक डेवलप हो चुका है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। इसमें हम नेक्स्ट चीज़ आती है इस टॉपिक में, उसके नर्वस सिस्टम के हमारे पार्ट्स। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कम्प्लीटली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड, और नंबर 3 नर्वस
नर्व्स या जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो ब्रेन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। इसमें से 12 पेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स बाहर निकलते हैं। अब ये 12 पेयर ऑफ न्यूरॉन क्या है, अभी आगे देखते हैं हम इसे। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, कशेरुकदंड या मेरुदंड जिसे कहा जाता है, इसमें से 31 पेयर्स की ऑफ नर्व्स जो हैं वो बाहर निकलती हैं। अब बाहर निकलने वाली नर्व्स, एक में 12 हैं, एक में 31 हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि ये पूरे शरीर में फैले हुए जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं या पूरी बॉडी है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक जाल बिछा हुआ है हमारी पूरी बॉडी में, जिसके मेन ब्रांचेस ये हैं और इनकी सब ब्रांचेस हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई हैं। तो एक पूरी तरह से हमारी बॉडी एक जाल से घिरी हुई है, जिसकी मेन ब्रांचेस 12 तो हमारे ब्रेन में पहुंचती हैं और 31 पेयर्स हमारी मेन ब्रांचेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती हैं। नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स इन दोनों के लिए सपोर्ट देने का काम करती हैं, ताकि जो सिग्नल्स हैं वो एक ऑर्गन से, सपोज़ यहाँ पे मेरे को अगर किसी ने काट दिया या चाकू लगा दिया, तो ये सिग्नल तुरंत मेरे बॉडी में जाएगा। ये काम कौन करेगी? नर्व सेल। ब्रेन से उसके बदले में ऑर्डर में आएगा या रिएक्शन में आएगा, मैं हाथ एकदम हटा लूँगा अपना झटके से, तो ये क्या है? ये काम भी नर्व सेल करती है। तो ये सारे जितने भी काम हैं, ये सभी के सभी हमारी CNS के अंतर्गत संपन्न होते हैं। अब आती है फंक्शनैलिटी, इसकी कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में हम सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की है वो ये है कि हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी पूरी बॉडी या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पूरी बॉडी एक टिश्यूज़ से डेवलप होती है। ये टिश्यूज़ क्या काम करते हैं? अब टिश्यूज़ तो मिलकर बॉडी को बना दिया, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसका कनेक्शन कैसे हो पाता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन ऐसे हो पाता है कि हर एक टिश्यू के दोनों सिरों पर, एक ये सिरा और एक ये सिरा, इन दोनों सिरों पर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल तरीके के नर्व सेल्स होती हैं, वो मौजूद होती हैं। तो जब भी कोई पिन चुभी तो ये हाथ एकदम हटता है। क्यों हटता है? यहाँ जैसे ही पिन चुभती है, जो यहाँ के टिश्यूज़ थे उनके रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल होता हुआ सीधा मेरे ब्रेन को गया। अब ये तो वन साइड हो गया, ब्रेन ने ऑर्डर भी कुछ दिया होगा इसके बदले में। तो जैसे ही ये सिग्नल पहुंचा ब्रेन में, ब्रेन ने उसे एनालाइज किया, फ़ौरन जो सिग्नल था या ऑर्डर था अपना, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू इस पिन पॉइंट तक या जिस जगह पे मुझे पिन चुभी थी उस तक पहुंचाया, तभी मेरा हाथ अचानक से वहाँ से हट गया। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का एक एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसकी क्या क्या, कैसे, किस तरीके से वो काम करता है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है। अब एक इसमें टर्म आता है कंडक्टिविटी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो मैंने जैसा कि बताया था कि सेंसरी नर्व सेल्स जो हैं वो सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाती हैं, और मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व सेल्स उन सिग्नल्स के बदले में मिला हुआ ऑर्डर वापस लेके आती हैं ऑर्गन्स तक। तो इन दोनों एक्शंस को जब हम मिला देते हैं तो हमारी बनती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है एक्चुअली? तो कंडक्टिविटी हमारी डिपेंड करती है जो हमारी नर्व टिश्यू है या नर्व सेल्स हैं उनकी मोटाई पर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी अधिक मोटाई होगी हमारी नर्व सेल की, कंडक्टिविटी उतनी फास्ट होगी, उतनी ज़्यादा स्पीड से होगी। और अगर हमारी नर्व सेल्स की मोटाई कम है तो उसमें जो हमारा सिग्नल्स का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन है वो कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे नर्व टिश्यूज़ हैं
उनमें अगर किसी तरीके का कोई डैमेज हो जाता है, यानी वो ख़राब हो जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उनमें जो उनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो या तो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, यानी काम करना बंद कर देते हैं, या उनके फंक्शनल में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका क्लासिफिकेशन। तो नॉर्मली अगर हम वाइड मैनर में देखते हैं तो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS जिसे कहते हैं, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। तो CNS के दो मेन पार्ट्स हैं हमारे पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें पहला पार्ट होता है क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, एंड थर्ड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जितना भी, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी जो सिस्टम का डेवलपमेंट है, वो सारा PNS के अंतर्गत आता है। पेरिफेरल मतलब जो सेंट्रल के चारों तरफ रहता है, सेंटर के चारों तरफ रहने वाला चीज़ को हम कहते हैं पेरिफेरल या पेरिफ्री, ठीक है ना। जैसे सर्कल में होता है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये चारों तरफ इसके है पेरिफ्री। तो इसी तरीके से सेंटर वाली चीज़ ये है और पेरिफेरी वाली चीज़